जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव और स्ट्रेटेजिक मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर रिपोर्टेडली हम जानते ही हैं कि वो यूएस गए और अब उनकी इस विजिट के बाद इनफैक्ट 2 बार जा चुके हैं और साथ में इस बार शहबाज शरीफ भी गए थे। उनकी इस विजिट से कुछ बड़ा निकल कर आ रहा है और खबर ये है कि प्रपोज़ल उन्होंने रखा है अमेरिका के सामने अरेबियन सी के जो पश्चिमी पोर्ट है उसको डेवलप करने के लिए और पूरी तरह से ईरान और ये सारा पूरा प्लान रखा गया है ताकि पाकिस्तान के जो मिनरल्स हैं वो तक एक्सेस किए जा सकें। अब सवाल ये है कि ये प्लान आया है ठीक व्हाइट हाउस विजिट के बाद, तो जो यूएस प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप वो इस उसमें किस तरह का इंटरेस्ट दिखाएंगे और उन्होंने उनसे एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी और इस तरह के एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट भी मांगी थी और आप सबको ध्यान होगा कि इस तरह की ट्वीट्स प्रेसिडेंट ट्रम्प ने की भी थी। तो हम इन तारों को जोड़ने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं अंशु जोशी जी, जिनको आप हमारे चैनल पे लगातार सुन रहे हैं। अंशु जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अंबर, इस बेहतरीन शो पर इनवाइट करने के लिए। सभी दर्शकों को नमस्कार। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अंशु जी, ये ऑफर पाकिस्तान ने रखा है अमेरिका के सामने पोर्ट डेवलप करने का, उसको चलाने का, और हालांकि कई सारे और जो है ऑफर उनकी मांग है। लेकिन ये जो पोर्ट डेवलप करने का, मैनेज करने का जो ऑफर है, इसके पीछे की क्या कहानी है? आपको क्या नजर आ रहा है? क्या जो यूएस है वो अपने स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? क्या प्लानिंग है पूरा? अंबर देखिए, पिछले कुछ समय में हम देख रहे हैं कि कैसे लगातार अमेरिका और पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक नजदीकियां हैं वो बढ़ती जा रही है। हमने इस बात पर भी चर्चा की कि ये तब हो रहा है जब चीन की ऑलरेडी बहुत अच्छी प्रेजेंस और लगभग 60 से 65 बिलियन यूएसडी का इन्वेस्टमेंट सीपेक के नाम पर पाकिस्तान में है। तो अब जो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट हम देख रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान का जो ये स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट पासनी पोर्ट है, जो बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, ये एक पोर्ट सिटी है और इसकी जो एक सीमा है वो अफगानिस्तान से और एक ईरान से मिलती है। तो ग्वादर जिले का हिस्सा है जहां ऑलरेडी चीन बैठा हुआ है और क्रिटिकल मिनरल्स की आवाजाही के लिए और अमेरिका का एक्सेस हो इन क्रिटिकल मिनरल्स तक डायरेक्टली जी, और एक पूरा ट्रेड रूट बने, इसके मद्देनजर पाकिस्तान ने अब ये प्रस्ताव अमेरिका के सामने रखा है कि आप भाई अरब सागर का में आपको वैसे भी एक ये पोर्ट एक्सेस होना चाहिए, तो मेरे पास ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनल पोर्ट का की उपलब्धता है, आप इसको एक्सेस कीजिए या इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कीजिए। और हालांकि इस बात को अभी कहा गया है कि इसका अमेरिका सैन्य उपयोग नहीं कर सकता, इसका जो है ट्रेड इंपॉर्टेंस है या ट्रेड के उपयोग के लिए यूएस इसका और पाकिस्तान इसका उपयोग करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आगे चलकर वो स्ट्रेटेजिक इन्वॉल्वमेंट और एक कहीं ना कहीं सैन्य दृष्टि से इन्वॉल्वमेंट आएगा। मैं बताऊंगी कि क्यों। तो ये बड़ा जी, महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र है और यहाँ अमेरिका का निवेश आकर्षित करके पाकिस्तान कम से कम ये चाह रहा है कि अमेरिका इस बंदरगाह का विकास करे और एक रेलवे से जुड़ा हुआ लॉजिस्टिकल कॉरिडोर भी बनाए। तो ये भी प्लानिंग पाकिस्तान ने करके अमेरिका के सामने प्रेजेंट की है। अमेरिका के लिए इसमें विनिंग सिचुएशन ये होगी कि तांबा हुआ या जो दूसरे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल्स हैं जिनकी उपलब्धता इस पूरे क्षेत्र में है, वहां तक यूएस की डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगी और इस इंपॉर्टेंट जो ये एक क्रिटिकल पोर्ट है यहाँ पर यूएस का एक एक्सेस हो जाएगा। तो यूएस के लिए अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स की दृष्टि से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट या पॉइंट है। जी। जी, लेकिन जिस आपने जो पॉइंट रखा अंशु जी, वो ये कि हालाँकि हम सब जानते हैं कि पासपोर्ट को अभी मिलिट्री यूज़ के लिए एक्सक्लूड किया गया है। लेकिन ये तो बात तय है कि फिर भी जो कंट्रोल है वो और जो इन्फ्लुएंस है वो अमेरिका का ही होगा। तो इसके पीछे जो हम एक्चुअल जो डील है वो समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, पोर्ट डेवलप करने के लिए दे दिया, मैनेज करने के लिए दे दिया, क्रिटिकल मिनरल्स एंड एवरीथिंग। उससे भी बढ़कर क्या चल रहा है? क्योंकि फिलहाल ये तो समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ जा चुका है और चीन भी पल्ला छुड़ा रहा है। तो पीछे की बिल्कुल। कहानी क्या है? क्या गणित चल रहा है?
देखिए, 2 इम्पोर्टेंट थीम्स के माध्यम से मैं आपको और दर्शकों को ये समझाने का प्रयास करती हूँ कि पर्दे के पीछे कारण क्या है और चल क्या रहा है। तो एक तो पहला हम ये देखें कि पर्दे के पीछे के स्ट्रैटेजिक कारण क्या है, क्योंकि ये तो दुनिया के सामने काफ़ी रख दिया गया कि भाई यूएस आए, यहाँ पर इन्वेस्ट करे और जो ये पासनी पोर्ट है इसको डेवलप करे, एक महत्वपूर्ण जो है ट्रेड पूरा एक कॉरिडोर डेवलप करे और यूएस को क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सेस मिलेगा पाकिस्तान में। तो ये बड़ा सिंपल जो दिखने वाली चीज़ है, इसके पीछे पीछे कुछ स्ट्रेटेजिक रीजंस है, मैं बिंदुवार अभी आपको बताती हूँ। और दूसरी जो इससे रिलेटेड थीम है वो ये कि जब यहाँ ऑलरेडी दूसरा एक बहुत ही पावरफुल नेशन चीन बैठा हुआ है, तो उसके होते हुए वहां क्या गड़बड़ हो रही है पाकिस्तान और चीन के बीच में कि जो अब पाकिस्तान यूएस की तरफ जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम देखें कि अभी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें पाकिस्तान अपना इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन चाह रहा है और इसके चलते क्या है कि यूएस भी डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है अपनी आउटरीच। तो इसमें क्या है कि बलूचिस्तान का जो ये प्रांत है, ये खनिज जो संसाधन है या जिनको क्रिटिकल मिनरल्स कहते हैं, उनसे समृद्ध क्षेत्र माना जाता है। हालांकि कहाँ कितने क्या संसाधन है इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। और फिर इन खनिजों का दोहन हो सके, उसको दोनों यूएस और पाकिस्तान लेवरेज कर सकें, निर्यात हो सके इसका सीधा सीधा। तो इस दृष्टि से पासनी पोर्ट का एक इंपॉर्टेंस है। तो एक विदेशी निवेश की दृष्टि से देखें, अमेरिका को और स्पेशली इसमें ले आए, तो ये एक पाकिस्तान का एंगल है। लेकिन आप देखिए कि ये एक जो पासनी पोर्ट है इसकी जहां पर लोकेशन है, तो वो पाकिस्तान के एक अतिरिक्त समुद्री प्रवेश द्वार के रूप में काम करता है और पाकिस्तान और यूएस का एक्सेस यहां से मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया, अफ्रीका और दूसरे जो देश हैं उनके साथ खोल देता है। व्यापार में बढ़ावा होगा, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस बढ़ सकते हैं, मैरीटाइम अग्रीमेंट्स हो सकते हैं और इस प्रकार से संपर्क इन तमाम जो क्षेत्र के देश हैं इनके बीच में पाकिस्तान करना चाह रहा है, आउटरीच करना चाह रहा है, वो हो सकता है। आप जियोपॉलिटिकली देखें तो अमेरिका जिन बंदरगाहों का संचालन सीधे सीधे करता है, तो वहां पर हमेशा उसकी एक, हम माने या ना माने, उसकी एक जो स्ट्रेटेजिक बेस या मिलिट्रल जो प्रेजेंस है वो होती है, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, फिर आप देखिए लॉजिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये यहाँ पर इस प्रकार की स्थापना करके पाकिस्तान ये चाह रहा है कि एक तो चीन का प्रभाव यहाँ पर न्यूट्रल हो और भारत के केस में गलती से भी यदि अब भारत की तरफ से किसी प्रकार का मेरीटाइम रिस्पांस पाकिस्तान को दिया जाए, यदि मान लीजिए पाकिस्तान भारत के साथ कुछ करे या भारत पर आक्रमण करे, तो अमेरिका को आगे करके यहाँ पर सिचुएशन को न्यूट्रलाइज करने का या अपना पांव ऊपर रखने का काम पाकिस्तान सोच रहा है। तो एक स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी पाकिस्तान को मिलेगी कि न सिर्फ चीन, भाई अब मेरे पास एक ऐसा बंदरगाह है जहां पर यूएस बैठा हुआ है और फिर इसके अलावा जो पश्चिमी देश हैं, आपने यूएस को यहाँ बुला लिया, यूएस ने यहाँ पर एक अपना पूरा एक बेस एस्टेब्लिश किया पाकिस्तान के साथ, ठीक है, अभी ट्रेड बेस है, वो देखना आप धीरे धीरे जाकर के वो सिविल ट्रेड और आपका मिलिट्रल कहीं ना कहीं सब घालमेल होकर के आपको एक बेस बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इसके माध्यम से जो वेस्ट के दूसरे देश हैं, पश्चिम के जो दूसरे देश हैं, उनके साथ अब संबंधों को गहरा करने की दिशा में पाकिस्तान बढ़ सकता है। तो फिर जो है चीन पर एक निगरानी जो है यूएस की बढ़ सकती है, बन सकती है। तो यूएस के लिए भी एक विन विन सिचुएशन है कि यहां पर चीन थोड़ा न्यूट्रलाइज होगा और पाकिस्तान की जो निर्भरता की दृष्टि से बात है चीन पर, वो पाकिस्तान मुझे लगता है कि कम करना चाह रहा है। वो मेरी दूसरी थीम है, मैं आपको भी बताती हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप यदि सुरक्षा और निगरानी की दृष्टि से देखें तो ये जो पूरा तटीय क्षेत्र है, यहां पर समुद्री सुरक्षा और जो निगरानी की क्षमताएं हैं उनमें एक्सपोनेंशियल वृद्धि हो जाएगी यदि यूएस यहां पर आ जाता है, क्योंकि यूएस के पास किस प्रकार की टेक्नोलॉजी है हम सभी जानते हैं। तो जो महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है पाकिस्तान के और ये पूरे क्षेत्र में जो एक मैरीटाइम ट्रेड और सिक्योरिटी की हम दृष्टि से देखें तो पाकिस्तान अपना अपर हैंड डेवलप कर सकता है। तो जियोपॉलिटिकल दृष्टि से अलग अलग गठबंधनों, अलाइनमेंट्स की दृष्टि से देखें, सुरक्षा की दृष्टि से देखें, निगरानी की दृष्टि से देखें, तो ये फिर पाकिस्तान चाह रहा है कि अपना इस पूरे एरिया में उसका एक अपर हैंड हो सके। और यूएस की दृष्टि से देखें तो उसको एक ऐसा बेस मिल रहा है जहां से न सिर्फ साउथ एशिया बल्कि वो वेस्ट एशियन रीजन्स को और अफ्रीकन रीजन्स को एक्सेस करके और अपने अग्रीमेंट्स या अपने जो एंगेजमेंट है उसको आगे बढ़ा सकता है। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। अब यदि चीन की दृष्टि पर मैं आऊं तो देखिए अंबर, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम इस चीज को समझें कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो चीन का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, बीआरआई का, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, जो कि चीन के शिनजियांग प्रांत से पाकिस्तान के ग्वादर को जोड़ते हुए चीन ने कैसे हम रोड्स के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से इस पूरे एक क्या बोलते हैं, इस पूरे मार्ग को विस्तार
दे सकें, और एनर्जी प्रोजेक्ट्स में 60 से 65 बिलियन यूएसडी का इन्वेस्टमेंट चीन ने किया। लेकिन पिछले कुछ महीनों की आप डेवलपमेंट देखिए इस पर्टिकुलर यदि आप एरिया में जाकर देखते हैं, एक तो सितंबर महीने में चीन ने जो इस पूरे प्रोजेक्ट का ML1 प्रोजेक्ट है, जो मेन लाइन 1 प्रोजेक्ट है, उससे एग्जिट कर लिया है। और एब्सोल्युटली, चीन उसमें को आप एडीबी आ गया। चीन की अब ऐसा क्यों किया चीन ने? अब चीन की अपनी आर्थिक चुनौतियां हैं, जिस प्रकार की अभी एक डेट क्राइसिस, डेट रीपेमेंट इशू चीन के लिए बना हुआ है, तो चीन के लिए अब फर्दर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे उसके लिए मुश्किल हो रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज आप देखिए कि जो बलोच एक्टिविस्ट्स हैं वो जिस तरह से इम्पैक्ट कर रहे हैं चाइनीज प्रोजेक्ट्स को, जिस तरह से उनका विरोध कर रहे हैं, हमने अभी लगातार देखा पीओके में किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, लोग खुल के अब विरोध कर रहे हैं पाकिस्तानी सरकार का और सेना की ब्रूटैलिटी का, उसी तरह से बलोच भी विरोध कर रहे हैं। तो चीन के सामने वो एक दोहरी समस्या हो गई। अच्छा, पाकिस्तान ने क्या है कि पाकिस्तान की भी इकोनॉमिक हालत तो कितनी खस्ता है हम सब जानते हैं, पर अभी वो IMF के बेल आउट पैकेज पे है, और IMF को कौन रन करता है सभी जानते हैं। तो चीन क्या है, अब चीन की दृष्टि से देखिए, वो अपनी एक बकेट में सारे अंडे नहीं रखना चाहता। अब वो पाकिस्तान से थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके, क्योंकि उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तो आप देखिए कि पूरा जो मिडिल ईस्ट है, या हम जिसे वेस्ट एशिया कहते हैं, सेंट्रल एशिया है, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका तक उसका अपना ये पूरा प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट चीन ने कर रखे हैं। तो चाइना का ये एक रीजन है। और पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान समझ रहा है कि चीन की स्थितियां कैसी है, उसकी अपनी स्थिति कैसी है, अभी एक बेल आउट पैकेज पर आगे उसे हेल्प की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए लगातार पाकिस्तान अमेरिका के साथ नजदीकियां बनाए हुए है, क्योंकि उसके अपने इकोनॉमिक, सोशियो पॉलिटिकल अलग अलग तरह तरह के चैलेंजेस हैं, तो वो उनसे एक बेल आउट चाह रहा है अमेरिका के साथ अलाइन। और अभी रिसेंटली जो ये सीपैक वाला जो उनका इंटरेस्ट था, उससे लोन वेवर भी मांगा है रिसेंटली चाइना ने, चाइना से हम पाकिस्तान ने, लेकिन चाइना अब लोन वेवर तो बिल्कुल नहीं देने वाला है। लेकिन इसी सब में अंशु जी एक और बात, क्योंकि ये सारा कुछ हम जानते हैं कि व्हाइट हाउस में जो मीटिंग हुई उसके बाद ये सारी चीजें हुई हैं, और सवाल ये है कि हमने चाइना की बात की, अमेरिका की यहाँ पे बात होगी, लेकिन भारत की बात करते हैं, चाइना और साथ में ईरान भी है। सबको मिलाकर बिल्कुल जो जियोपॉलिटिकल सिग्नल्स क्या हैं, खास तौर से इंडिया के लिए, और ईरान भी यहाँ पर है, चाइना तो ऑफ कोर्स यूएस चाइना को भी यहाँ पर टक्कर देगा और एक्सेस करने की कोशिश करेगा। देखिए, अभी यदि आप पूरी भू राजनीतिक दृष्टि को देखें तो लगातार उथल पुथल बनी हुई है। हमने लगातार देखा कि अमेरिका और पाकिस्तान रीअलाइन हो रहे हैं, और ये हमने कहां से होते हुए देखा, जब अमेरिका और ईरान के बीच में सीधी सीधी टक्कर हुई, जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया। तो पाकिस्तान को कंटेन करने के लिए पाकिस्तान के साथ एक रीअलाइनमेंट का फेज ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू किया, लेकिन ट्रंप उसको कंटिन्यू करते गए। हम लगातार देख रहे हैं कि किस प्रकार भारत के प्रति जो स्टेटमेंट्स और जो प्यूनिटिव एक्शंस लेकर के ट्रंप आ रहे हैं, उससे भारत और अमेरिका के रिलेशंस तो खराब हुए ही, पाकिस्तान को एक मौका मिल गया अमेरिका के साथ जाकर के रीअलाइन करने के लिए। अब लेकिन आप पश्चिम एशिया में देखिए कितनी जटिल स्थितियां बनी हुई है। वहां ट्रंप ने एक पीस प्रपोजल प्रपोज किया, लेकिन उसमें वही बात की जा रही है जो भारत ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में कही थी, जो भारत का 2 स्टेट सोल्यूशन है पश्चिम एशिया में शांति बनाए रखने के लिए। उसमें भारत क्या कहता है? भारत की विदेश नीति में हमने पैलेस्टीन को भी एक्नॉलेज कर रखा है, लेकिन वो पैलेस्टीन हमास फ्री होना चाहिए, क्योंकि भारत का सीधा सीधा कहना है कि हम किसी भी आतंकवादी संगठन को इस प्रकार से हमले करते हुए या किसी भी क्षेत्रीय शांति या सुरक्षा को भंग करते हुए टॉलरेट नहीं कर सकते। तो यूएनजीए में भी भारत ने यही प्रस्ताव रखा, और वही पॉइंट जो है इस प्रपोजल में है। तो इसको लेकर के हमास में कहीं ना कहीं डिवीजन होता हुआ नजर आया। अच्छा, इजराइल जो है वो पैलेस्टीन को एक्नॉलेजमेंट नहीं देना चाह रहा है, लेकिन यहाँ तो इजराइल को भी थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जो ये 2 स्टेट सोल्यूशन है उसको लेकर के अब प्रमुखता से इस बिंदु को लेकर के पीस प्रपोजल की बात की। अब इसके बाद आप देखिए ट्रंप की तरफ से भी भारत को लेकर के या हमारे प्रधानमंत्री को लेकर के क्या स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से भी एक स्टेटमेंट गया, लेकिन आप यदि एक्शंस की दृष्टि से देखें तो भारत के ऊपर जो प्यूनिटिव मेजर्स हैं ट्रंप के, वो लगातार जारी हैं। भारत ने इसको पूरा एक वेल कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तो इसीलिए हम 40 देशों को आउटरीच कर चुके हैं। हम जो हमारा पूरा एक एक्सपोर्ट्स को लेकर के हमारी निर्भरता अमेरिका के ऊपर बनी हुई थी, हम उसको भी समाप्त करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इसके अलावा आप देखिए कि इस पूरे क्षेत्रीय
शक्ति के संतुलन को यदि आप देखें, तो जैसे कि मैंने आपको अभी चीन और पाकिस्तान के अभी स्थिति को बताया, जिस तरह से जी। चीन के सामने अपनी आर्थिक चुनौतियां हैं, जिस तरह से अमेरिका के आ जाने से कहीं ना कहीं चीन का प्रभाव पाकिस्तान में एक न्यूट्रल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्थितियां बहुत तेजी से बदल रही हैं अंबर, और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इन बदलती हुई स्थितियों में भारत कम से कम अपनी विदेश नीति के जो आधारभूत स्तंभ हैं उनको मेंटेन करते हुए हम अपनी आर्थिक ऊर्जा और जो दूसरी हमारी जो एक सुरक्षा है, आंतरिक सुरक्षा है, उसको हम बिल्कुल सुनिश्चित कर सकें, और हम इसी दृष्टि से काम कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो अभी एक डेवलपमेंट हुआ है कि इस प्रकार से पासनी पोर्ट को लेकर के जो दोनों ही देश साथ में आने की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक कारण ये भी है कि भारत का जो एक नेवल प्रेजेंस या भारत का जो एक हम कहें कि नेवल दबदबा है, उसको कहीं ना कहीं चैलेंज करते हुए ये एक पूरा पॉइंट, ये पूरा डेवलपमेंट मैं देखती हूँ। हालांकि इसका आगे क्या होगा ये भी बहुत एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि अभी कल परसों में हमने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के कब्जाए हुए कश्मीर क्षेत्र में लोगों ने भयंकर प्रदर्शन किए हैं। उन्होंने पहले 38 अपनी जो कुछ मूलभूत सुविधाओं की मांगे थी उसको सरकार के सामने रखा, सरकार ने मना कर दिया। बिल्कुल आधारभूत बातें हैं कि उनको इंक्लूसिव और फ्री एजुकेशन चाहिए, फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज चाहिए, महिलाओं के लिए सुविधा चाहिए, सड़कें चाहिए। भाई इसमें क्या मतलब, ये तो एक किसी भी देश के लिए अपने सिटीजन्स के इन राइट्स को सुनिश्चित करना उसका फर्ज बनता है, लेकिन ये कर पाने में पाकिस्तान सरकार नाकाम रही। तो सेना ने और पुलिस ने फिर जिस तरह से ब्रूटैलिटी दिखाई, वहां 12 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई, सैकड़ों घायल हो गए। तो पाकिस्तान के सामने अभी अपने खुद के आर्थिक और राजनीतिक जो चैलेंजेस हैं वो बहुत विकराल रूप में सामने आ रहे हैं। और इफ दिस इज नॉट द इनफ, तो आप अमेरिका में देखिए, वहां शटडाउन की सिचुएशन बनी हुई है। तो वहां पर जो एक फिस्कल ईयर शुरू होने के पहले फेडरल गवर्नमेंट अपने खर्चे चलाने के लिए जो एक बिल पास कराती है, वो कांग्रेस से पास नहीं हो पाया है, सीनेट में उसको बहुमत नहीं मिल पाया है। तो कितने लाख लोगों की छटनी हो चुकी है, 9 लाख लोगों पर नौकरी का संकट मंडरा रहा है। अमेरिका में लगातार इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट एकदम से बढ़ गया है। तो ट्रंप के सामने भी अभी देखिए आंतरिक क्षेत्र की चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। तो ये जो देश इन्वॉल्व हैं, जो हम अभी प्रमुखता से देख रहे हैं, चाहे रशिया यूक्रेन युद्ध की ओर देखें, आप इजराइल हमास की युद्ध की ओर देखें, इसमें आप ईरान का इन्वॉल्वमेंट देखें, अमेरिका की स्थिति देखें, पाकिस्तान की स्थिति देखें, भारत को देखें, चीन को देखें, इन तमाम देशों में एक साई ऑफ रिलीफ है अंबर, कि भारत एक ऐसा देश है जहां आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से, जहां पर एक हमारी जो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिक्योरिटी है उसकी दृष्टि से हम इंटैक्ट हैं। तो हमारे पास इस प्रकार की कोई सिचुएशन नहीं है, और इसीलिए भारत बहुत शांति से, बहुत एक सटल स्टैंड लेकर के अपनी फॉरेन पॉलिसी को एग्जीक्यूट कर रहा है। जी जी, अंशु जी, अब ये बात हम तो जानते हैं कि ग्वादर पोर्ट के बाद ये पासनी पोर्ट का प्रपोजल सी पैक को तो अंडरमाइन कर ही रहा है, जी लेकिन जो यूएस का इन्वॉल्वमेंट है इस सारी चीजों में, और जिस तरह से बलोचों का जो आंदोलन है वो चल रहा है, बलोच पीछे नहीं हट रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान आर्मी पुलिस सब फेल है, क्योंकि टेक्निकली हम जानते हैं कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान की जो रिट है वो नाकाम हो चुकी है। तो ऐसे में जो बलूच सेंटिमेंट है और ये सारी चीजें, आपको लग रहा है कि सक्सेसफुल हो पाएंगी? क्योंकि मेरी जितनी भी बलोचों से बात होती है वो तो कहते हैं कि यहाँ पर कोई आ नहीं सकता, ये हमारा देश है। निश्चित तौर पर, और इसीलिए अंबर मैंने ये एक बिंदु रखा कि पाकिस्तान की सरकार अमेरिका को जाकर के ये प्रपोज करेगी, और यही स्थितियां चीन ने भी फेस की है। अमेरिका की सरकार आ जाए पोर्ट डेवलप करने के लिए, यहाँ पूरा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाए, लेकिन आप ये जो पूरा भूभाग है, ग्वादर जिले में ये पोर्ट आता है, और इसके आसपास की जो क्षेत्रीय स्थितियां हैं आप उनको तो देखिए कि किस प्रकार की स्थितियां बनी हुई हैं। जो बलोच लोग जिस प्रकार से अपना असंतोष वर्तमान पाकिस्तान सरकार और सेना के प्रति व्यक्त कर रहे हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है अंबर, और क्यों ना हो। आप देखिए, ये कल्चरली ये लोग जो है पाकिस्तान सरकार के साथ अलाइन नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु कि यहाँ बलूचिस्तान के जितने प्राकृतिक संसाधन हैं उनका दोहन एक सांगठनिक लूट है, बहुत प्लान्ड लूट है जिसको पाकिस्तान कर रहा है, और इन संसाधनों को अपनी सेना पर,
अपने जो इलीट्स हैं उन पर और अपने जो मेजर सिटीज हैं उन पर पाकिस्तान खर्च कर रहा है। तो बलोचों का जो असंतोष है वो बिल्कुल एक नेचुरल है कि आप उनको मूलभूत सुविधाएं प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। उनके पास रेलवे के मार्ग नहीं है, उनके पास एक्सेस नहीं है, उनके पास सड़कें नहीं है, विद्यालय नहीं है, अस्पताल नहीं है, महिलाओं की वहां पर दुर्दशा की जा रही है, सेना अत्याचार करती है। और इस प्रकार की स्थितियों के बीच यदि आप सोचते हैं कि आप रीजनल या ग्लोबल पॉलिटिकल एंगल्स को लेकर के यूएस को प्रपोज करके यहां पर एक पोर्ट डेवलप करके और यहां से आप सीमलेसली अपना एक मेरीटाइम ट्रेड और सिक्योरिटी को लेकर के कुछ हब एस्टेब्लिश कर पाएंगे, तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि लोग यहां पर प्रदर्शन भी करेंगे, लोग इसका विरोध भी करेंगे। इस प्रकार के विरोधों का सामना चीन को भी करना पड़ा है अंबर, और ये एक रीजन है कि चीन अब इस एक क्षेत्र में इंटरेस्टेड नहीं रह गया है। दूसरा एक और महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि हम क्रिटिकल रिसोर्सेज से रिच इस पूरे एरिया को मानते हैं, लेकिन ये एक कोई वेल कैलकुलेटेड या वेल फाउंड ऐसे कोई फैक्ट्स नहीं है कि कहां पर क्या कौन सी माइंस हैं या किन मिनरल्स की माइंस हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और चीन को हम देख चुके, चीन एक ऐसा देश है बहुत फूंक फूंक के कदम आगे बढ़ाता है और बहुत स्ट्रेटेजिकली ट्रैप करता है। पहले वो इकोनॉमिक एड देता है जिसको हम डेट ट्रैप कहते हैं चीन का, और जिसको हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कूटनीति से भी जोड़ करके देखते हैं कि अलग अलग जितने भारत के आसपास के देश थे वहां पर चीन ने पहले इकोनॉमिक एड दी, फिर वहां के एक एक पोर्ट्स पर जाकर के, जैसे आप जकूटी को देखिए, फिर आप यहाँ पर श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को देखिए, आप पाकिस्तान के ग्वादर को देखिए। इस प्रकार से चीन फिर धीरे से अपनी स्ट्रेटेजिक बेस भी एस्टेब्लिश करता है। यूएस भी मुझे लगता है यही करने की फिराक में होगा, अदरवाइज वो इतना एक लमसम अमाउंट यहाँ इन्वेस्ट करके ये सारा डेवलपमेंट क्यों करेगा। लेकिन यक्ष प्रश्न ये उठता है कि चीन की जिस प्रकार की स्थितियां हो रही हैं, लगभग 65 बिलियन यूएसडी यहाँ इन्वेस्ट करने के बाद अब चीन धीरे धीरे यहाँ से हमें एग्जिट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो अंशु जी, यूएस को आपकी बात में मैं एक बात जोड़ना चाहती हूँ कि अब जब ये पासनी पोर्ट है, साथ में सीपैक का तो है, अब चाहे वो कितना भी अपने हाथ खींचे, लेकिन उनका इन्वेस्टमेंट तो हो चुका है। अब इससे क्या जो चाइना है वो इरिटेट होगा और चीजें जो पाकिस्तान और चाइना उसके बीच में खराब होंगी फर्दर? अंबर, चीन अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स को सबसे आगे रख करके डिसीजन लेने वाला देश है। वो जब अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ अलाइन करना शुरू किया तो इस पर हमने चीन की तरफ से सीधी सीधी किसी प्रकार की कोई इस प्रकार की प्रतिक्रिया तो हमने नहीं देखी कि पाकिस्तान में कोई एक्शंस लिए चीन ने या किसी प्रकार के स्टेटमेंट चीनी ऑफिशियल्स के हवाले से आए। लेकिन चीन बहुत श्रूडली काम करता है। तो हमने सितंबर में ये देखा कि किस तरह से जो बिल्कुल मेन इनका रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट था वहां से चीन एग्जिट कर गया और अब चीन फर्दर इन्वेस्ट भी पाकिस्तान में नहीं कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अंबर कि चीन सीधे सीधे एग्जिट कर जाए, क्योंकि चीन का एक बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट ग्वादर एरिया में उसने कर रखा है। तो काम तो वो करता रहेगा, क्योंकि उसको इसके आगे तक देखिए उसका जो BRI है, मैं फिर कहूंगी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चीन का है वो सिर्फ पाकिस्तान से रिलेटेड नहीं है, उसे तो सुदूर लैटिन अमेरिका तक वो लेकर के जा रहा है, प्लान कर रहा है। और इसके लिए देखिए जगह जगह सेंट्रल एशिया में भी इन्वेस्टमेंट किया है, अफगानिस्तान में भी किया, आप देखिए अफ्रीका में भी किया है, लैटिन अमेरिका के लिथियम ट्रायंगल कंट्रीज में भी चीन ने हेवीली इन्वेस्ट कर रखा है, ब्राजील में इन्वेस्टमेंट है चीन का। तो चीन एक इन्वेस्टर देश है। चीन अपने क्या रिटर्न्स मिलेंगे उसको ध्यान में रखते हुए चीन डिसीजन लेगा। लेकिन निश्चित तौर पर अमेरिका का पास नहीं आना चीन के लिए एक इरिटेंट का काम तो निश्चित तौर पर करेगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल रीजनल इन्फ्लुएंस की बात करते हैं और जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, खासतौर से इंडिया ईरान, किस तरह से ये सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं अगर यूएस आता है तो सबसे ज़्यादा ईरान और अब इंडिया भी है और चीन तो है ही। तो सबके जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वो कैसे इन्फ्लुएंस होंगे, और ओवरऑल रीजनल जो जियोपॉलिटिकल या स्ट्रेटेजिक हम इंटरेस्ट की बात करते हैं वो कैसे बदल जाएगा यहाँ से? जो अंबर उथल पुथल बनी हुई है उसमें थोड़ा सा और इजाफा होते हुए हम देख सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि आप पासनी पोर्ट को देखें तो एक बहुत ही क्रिटिकल टर्मिनल है और जो सीमाएं हैं वो अफगानिस्तान और ईरान से मिलती हैं। ईरान पाकिस्तान के संबंध तो ठीक है हम जानते हैं, लेकिन यूएस ईरान के किस प्रकार के संबंध है हम वो भी जानते हैं। और उधर यदि आप चाबहार पोर्ट की ओर देखें तो वहां पर चीजें हमको किस तरह से निरंतर जो है एक नेगेटिव ट्रैक पर जाती हुई दिख रही हैं, क्योंकि अभी पिछले दिनों जिस तरह से वहां पर भी सैंक्शंस की घोषणा ट्रंप ने की, तो उसके बाद एक उस घोषणा ने यहाँ पर एक डिसरप्टर नेगेटिव सेंस में और एक इरिटेंट का काम किया।
तो ये इस प्रकार के पोर्ट्स को डेवलप करके एक बहुत ही आइडियलिस्टिक सिचुएशन क्रिएट करके या आइडियलिस्टिक फ्यूचर रोड मैप बना करके सोचना तो सरल है, लेकिन इसमें जो दूसरे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स हैं या जो डायमेंशंस है रिश्तों के, उनको भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। क्योंकि यदि अमेरिका पास नहीं आता है, वो पास से जिसकी की सीमा ईरान से मिलती है, तो ईरान की प्रतिक्रिया इस पर क्या होगी? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ईरान इस पर किसी प्रकार की सकारात्मक टिप्पणी या प्रतिक्रिया देगा। तो फिर ईरान और पाकिस्तान के संबंधों का क्या होगा? और इधर फिर चीन पाकिस्तान के संबंधों का क्या होगा? और क्या क्योंकि इसकी वजह पाकिस्तान ईरान और पाकिस्तान चाइना ये लोग अब एलाइज हैं, तो ऐसे में ये बहुत बिल्कुल। बड़ा शिफ्ट नजर आएगा। तो लेकिन क्या, लेकिन हम सॉरी आपकी बात कट रही है, तो क्या यहाँ से जो यूएस पाकिस्तान जो रिलेशंस है उसका या फिर अलाइनमेंट कहे उसका शिफ्ट नजर आएगा, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा? देखिए, इसको हम ब्लैक या व्हाइट एरिया में रख के ना देखें, इसको हम ग्रे एरिया में रख करके देखते हैं। क्योंकि यदि यूएस अग्री कर रहा है और यूएस अपनी स्ट्रेटजीज को ध्यान में रखते हुए, अपनी इंटरेस्ट्स को ध्यान में रखते हुए यदि डिसीजंस ले रहा है, तो ये तो यूएस को भी पता है कि जियोपॉलिटिकली पासनी कहाँ स्थित है और उसकी आउटरीच और आगे यदि एक पूरे गलियारे का निर्माण करना है तो वो कहाँ से गुजर के कहाँ तक पहुंचेगा। तो ये भी हो सकता है कि इस बंदरगाह पर आकर के यूएस अपने जो अभी जहां रिश्ते खराब हैं वहां रिश्तों को सुधारना या न्यूट्रलाइज करना चाह रहा हो, ये भी एक कारण हो सकता है। और इसीलिए पाकिस्तान को कहीं ना कहीं एक बेट की तरह इस्तेमाल करके या पाकिस्तान को आगे करके, ये भी एक कूटनीतिक कारण हो सकता है कि अमेरिका को एक यहाँ अपर हैंड मिले कि अभी तक तो एक्चुअली ईरान मुझे तो यही यही लगता है जो आपने बोला है ना अभी, मुझे यही बिल्कुल। लगता है कि पाकिस्तान का बकरा बनाया जा रहा है। बिल्कुल, हाँ, पाकिस्तान को बकरा बनाया जा रहा है। आपने जो बात बोली वो अमेरिका के की तरफ से हम बिल्कुल इस बात को देख सकते हैं, क्योंकि बिना अपने इंटरेस्ट को साधे तो यूएस भी एक पैसे का निवेश कहीं पर नहीं करता। हम सभी जानते हैं कि एज अ नेशन यूएस का किस प्रकार का नेचर है। जी। एब्सोल्युटली। तो अब हम ये देखते हैं कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर तो ऑफ कोर्स जो अगर हम इंटरनली बात करते हैं तो वहाँ पे तो ऑफ कोर्स वाहवाही मच रही होगी कि अरे देखिए भारत के रिश्ते खराब हो गए और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है और ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं। और सवाल अब यहाँ पर ये है कि हम ये पूरी स्थिति और ये सारा कुछ जो फ्रेमवर्क और ये जो लैंड एक्विजिशन, ये सारी, क्योंकि सिंस बलूचिस्तान और वो जो हम पाकिस्तान के बीच में रिश्ते हैं, कहने के लिए अभी भी वो पाकिस्तान क्लेम करता है, लेकिन स्थिति पूरी तरह से टेक्निकली खराब है। तो ये कैसे यूएस इन्वेस्टर्स और उन सब के लिए कैसे आसान हो पाएगा? देखिए, अभी आप यदि इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से देखें तो अमेरिका और पाकिस्तान का, पहले तो मैं एक ये भी बिंदु बताना चाहती हूँ कि यदि हम बायलैटरल ट्रेड देखें तो कोई बहुत हेवी वॉल्यूम नहीं है। अगर हम पिछले वर्ष के नंबर्स को देखें तो ओवरऑल गुड्स और सर्विसेज को मिलाकर मेरे ख्याल 10 बिलियन से कुछ ज्यादा का कारोबार रहा दोनों देशों के बीच में। और यदि हम गुड्स की दृष्टि से देखें तो 7.6 बिलियन यूएसडी का व्यापार दोनों देशों के बीच में रहा है, जिसमें यूएस के जो एक्सपोर्ट्स है पाकिस्तान को वो 2 बिलियन से कुछ ज्यादा के हैं और इंपोर्ट्स जो हैं वो 5.5 बिलियन यूएसडी के हैं। लेकिन अभी देखिए, इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, जो जुलाई 2025 में साइन हुआ है। इसमें रेसिप्रोकल टैरिफ को रिडक्ट करने की बात की गई और इसके बाद हमने देखा कि कैसे 29% से जो पाकिस्तान पर टैरिफ थे अमेरिका ने वो 19% कर दिए। और इसके साथ ही जो पाकिस्तानी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होता है यूएस को, उसको लेकर के निवेश की और सुविधाओं की और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात इसमें है। और यूएस का पाकिस्तान में किस तरह से निवेश बेहतर हो सके, विशेषकर एनर्जी के सेक्टर में, माइनिंग के सेक्टर में, आईटी के सेक्टर में, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में, इसकी बात इसमें है। तो ये एक अग्रीमेंट तो दोनों देश साइन कर चुके हैं। मतलब ये तो हमें सीधे सीधे इंटेंशन दिखाई पड़ता है कि पाकिस्तान इज ट्राइंग टू अट्रैक्ट as much FDI it can get from United States of America। और अमेरिका को भी कहीं ना कहीं तो इंटरेस्ट दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए इस प्रकार के अग्रीमेंट साइन हो रहे हैं। जियोपॉलिटिकल दृष्टि से और इस क्षेत्र की जिस प्रकार की राजनीतिक स्थितियां बनी हुई हैं, विशेषकर पासनी बंदरगाह के आसपास की,
उसकी दृष्टि से जरूर, जैसे कि हमने डिस्कस भी किया, कुछ चैलेंजेस तो सामने आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये डिसिसिव लेवल पर तो दोनों देश डिसाइड कर चुके हैं कि यूएस यहाँ हेविली इन्वेस्ट करेगा और पाकिस्तान इज गोइंग टू रिसीव दिस इन्वेस्टमेंट। अब वो राजनीति की दृष्टि से और कूटनीति की दृष्टि से चीजें कैसे शेप लेती हैं, ये कुछ दिन में हमें और क्लियर हो जाएगा। जी अब अंत में ये जो अब डेवलपमेंट सामने है और ये प्रपोजल पाकिस्तान ने रखा है यूएस के सामने, भारत का आपको क्या लगता है कि रिएक्शन इस पर होना चाहिए? क्या भारत कुछ मेजर्स या फिर कहीं स्टेप्स ले सकता है? देखिए, भारत लगातार टैरिफ जिस प्रकार से हमारे ऊपर लादे गए अमेरिका की तरफ से, उसके बाद से भारत लगातार इस बात का प्रयास कर रहा है और सफल प्रयास कर रहा है कि हमारे डोमेस्टिक मार्केट को और मजबूत बनाते हुए, जो कि है, हम अलग अलग जो निवेशक देश हैं उन तक पहुंचे और अपना हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास सशक्त युवा है काम करने के लिए, हम सबसे यंगेस्ट पॉपुलस देश हैं, हमारे पास टैलेंट है, तो हम कैसे निवेश को अट्रैक्ट करें, और उसमें हम सफल भी हो पा रहे हैं। आप जापान की ओर देखें, सिंगापुर की ओर देखें, साउथ कोरिया की ओर देखें, हमारे लगातार निवेश आ रहे हैं, हम इसकी दिशा में काम कर रहे हैं। यदि हम अपने एक्सपोर्ट्स को आउटरीच करने की बात करें, क्योंकि टैरिफ लगने के बाद से जो हमारे एक्सपोर्ट्स थे यूएस को, वहां पर प्रश्न चिन्ह लगे हैं, तो हम निश्चित तौर पर 40 देशों को आउटरीच कर चुके हैं और हम इसकी दिशा में भी काम कर रहे हैं। और रही बात अमेरिका और पाकिस्तान के इस एक पैक्ट की, तो अंबर, चीन भी बीआरआई के और सीपेक के नाम पर पाकिस्तान आया, चीन भी ग्वादर में आकर के बैठा। अब क्या नतीजे निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं हम सभी जानते हैं। तो हम किसी का जो ये एक आंतरिक निर्णय है उसमें भारत कभी जाके इंक्लूड नहीं करता। अमेरिका का मन है, अमेरिका आए, निवेश करे, आगे जो स्थितियां बनेगी वो अमेरिका स्वयं देखेगा या बाकी भुगतेगा। तो अमेरिका, बाकी तो बलोच भाई देख लेंगे। आगे हमारे बलोच भाई बहन देख लेंगे, बिल्कुल। और पाकिस्तान की पाकिस्तान की स्थितियां सबको पता है, किस प्रकार का राजनीतिक संकट है, एक फेल्ड स्टेट है, कटोरा लेकर के घूम रहा है। तो आगे ये विन विन नहीं है, लूज लूज सिचुएशन बनेगी, ये आप और हम देखेंगे इसको निश्चित तौर पर। और भारत अपनी तरफ से, मैंने फिर कहा कि हमारे आसपास के आप नेबरिंग देशों को देखिए, आप अमेरिका जैसे देशों को देखिए जहां शटडाउन की स्थिति बनी हुई है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो लगातार बढ़िया अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ दर्ज करते हुए लगातार आगे बढ़ रहा है। तो एज एन इंडियन हम सबको अपने देश पर, अपने देश की पॉलिसीज पर, अपनी सरकार पर गर्व होना चाहिए और हमको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपना कंट्रीब्यूशन इस ग्रोथ को कैसे कर सकते हैं। दैट्स इट। बिल्कुल, और ये तो मुझे पूरी तरह से बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान का प्लान लग रहा है, और जैसे कि आपने भी कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जा रहा हो। मुझे बिल्कुल स्टार्टिंग से ऐसा लग रहा है कि ये पाकिस्तान का इस्तेमाल है पाकिस्तान को टुकड़े करने के लिए, और वो सारी चीज़ें होती नज़र आ रही हैं। अब देखते हैं कि ये कितनी जल्दी और कितने समय में हो पाता है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट एक समय सीमा दे रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि अगले 2-3 साल में, कोई कहता है 5 से 10 साल में, बिल्कुल। बट बहुत ज़्यादा समय नहीं है, वो हम देख ही लेंगे। इतना 5 या 10 साल भी बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। अंशु जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस अहम, क्योंकि ये चर्चा बहुत इम्पोर्टेंट थी, उसमें आपने अहम और जो फैक्चुअल पॉइंट्स हैं वो रखे। आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अंबर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपने सभी दर्शकों का धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय।